So students, this topic I will start is elasticity. तो elasticity क्या होता है? It is a property to regain the original shape and size of the body after removal of deforming force acting on it. तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, समझ गए? तो उस डिफॉर्मेशन को रिगेन करने की टेंडेंसी क्या कही जाती है? इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। दिस इलास्टिसिटी हैपेंस इन लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। ऑल द थ्री केसेस में इसका बिहेवियर देखा जाएगा। इट इज़ द चैप्टर फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस इलास्टिक बिहेवियर को हम लोग देखेंगे, करेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, once we talk of this elasticity property, तो है क्या? इट इज द टेंडेंसी टू रीगेन द original shape and size, original shape and size of body। ये टेंडेंसी जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी को डिफाइन किया गया दो टर्म्स के बीच में मैथमेटिकली। वन इज कॉल्ड स्ट्रेस, अदर इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को डिफाइन करो तो दिस स्ट्रेस इज एफ रीस्टोरिंग, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कहा जाता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने एक और टर्म पढ़ा था, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर वी कॉल इट एज थ्रस्ट अपॉन एरिया। एक टर्म आ गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये आ गया रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों चीज़ों आप देखो तो फोर्स अपॉन एरिया की बात करते हैं। अब मैं थ्रस्ट क्या लिखा? व्हाट दिस थ्रस्ट इज। तो थ्रस्ट आप देखिएगा इट इज ऑलवेज द फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इज थ्रस्ट, फोर्स पैरेलल टू सरफेस इज नॉट थ्रस्ट। तो ध्यान देना, तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, अगर मैं कह दूं फोर्स ड्यू टू प्रेशर इफ यू सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस जो आएगा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी पैरेलल टू सरफेस एंड इट कैन बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, दोनों हो सकता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी बोथ पैरेलल टू सरफेस एंड दिस परपेंडिकुलर टू सरफेस, बोथ द थिंग्स विल हैपन। बट प्रेशर का जो फोर्स होगा दैट विल बी ओनली परपेंडिकुलर टू सरफेस। प्रेशर क्या है? किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। और स्ट्रेस क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स आया था। रीस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस वाली बात आपको केवल इलास्टिसिटी में ही मिलता है। से देखो दिस पेंसिल आई एम पुटिंग ऑन माई हैंड मसल्स, द पेंसिल इज कॉजिंग प्रेशर ऑन द मसल्स ऑफ हैंड। प्रेस किया, डिफॉर्म हो गया कुछ। अब मैं पेंसिल हटाया तो इट इज रीगेनिंग द शेप। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मसल ऑफ द हैंड ने क्या अप्लाई किया? स्ट्रेस। माई पेंसिल हैज अप्लाइड प्रेशर। तो दिस टू थिंग्स दे शुड बी क्लियर ना। तो ये हो गया थ्रस्ट, प्रेशर और ये वाली बात। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। द स्ट्रेन कैन बी द, इट इज सेड टू बी एज फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। बॉडी में चेंज कितना आया वो चीज़ हम लोग देखते हैं, फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप। इट कैन बी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो दिस हैपेंस इन लीनियर बॉडीज। तो लीनियर बॉडी में क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल दिस। फिर आपका आएगा डेल्टा वी बाई वी, चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इट हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस में क्या आएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। एंड देन थर्ड इज योर ईटा। ईटा इज कॉल्ड एज शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस जो होता है दैट इज ड्यू टू फोर्स पैरेलल टू सरफेस अपॉन एरिया। इट हैपेंस इन सॉलिड्स। ये किस में होगा? सॉलिड्स में होगा।
लिक्विड या गैस का shear stress क्या होता है? जीरो. दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स कि लिक्विड एंड गैस का shear stress ही जीरो. ये आप ध्यान देंगे, जीरो होता है फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस. ये आप ध्यान दे सकते हैं. करेक्ट. ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी, दिस थिंग वी हैव टू सी. स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, रिगेन करने की टेंडेंसी. तो रिगेन करने की टेंडेंसी उसी में ज़्यादा होगी जो डिफॉर्मेशन को अपोज भी करेगा. विच ऑब्जेक्ट कैन अपोज द डिफॉर्मेशन दैट विल बी मोर इलास्टिक इन नेचर. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक मान लो रबर ट्यूब है एंड देयर इज ए स्टील रॉड. तो रबर ट्यूब और स्टील रॉड में विच इज़ मोर इलास्टिक? स्टील रॉड, नॉट द रबर ट्यूब. डिफॉर्मेशन टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होगा, वो लेस इलास्टिक होता है. क्योंकि देखो स्ट्रेन इज द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन. तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. ये आप ध्यान देंगे. तो ये बात भी आप ध्यान दे सकते हैं कि दिस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. जिस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन ज़्यादा है उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी. ये पैटर्न हमको ध्यान देना है. करेक्ट. ये आप आइडिया लेके रखेंगे. नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी इन लीनियर सॉलिड्स. इन लीनियर सॉलिड्स, तो लीनियर सॉलिड्स में अगर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखें तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है इट इज रिटन एज y एंड दिस y इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस, इस y को हम लोग क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस. ये पैटर्न आप याद रखेंगे. उसी इलास्टिसिटी का नाम आ गया यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस क्या करेगा? जैसे स्टील रॉड है, कोई भी रॉड है, तो उसमें एक्सटेंशन की बात कह सकता है. तो व्हाट आई सी, से मान लो हमने सीलिंग लिया, सीलिंग से हमने कोई रॉड को हैंग किया एंड आई अटैच अ वेट ऑफ मास m. कोई वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू मास m ऐसे मैं अटैच कर सकता हूँ. तो वंस आई अटैच दिस वेट, आप ध्यान देंगे, तो इसका mg फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ. दैट विल एक्ट डाउनवर्ड. इट हैज द लेंथ l and it will have some area of cross section, say it is A. और इसी का यंग्स मॉडुलस आप क्या मान लो? y. तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, ये इसको कुछ स्ट्रेच कर देगा. दिस ब्लॉक विल गेट स्ट्रेच्ड बाई सर्टेन लेंथ. तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन पार्शियली इट कैन गेट. तो ये रॉड है आपका, यहाँ तक आ जा रहा है. देयर कैन बी स्लाइड चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड. ये इसका क्या आ गया? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आ सकता है ड्यू टू दिस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हैपनिंग. कुछ कोई नो बॉडी 100% रिजिड ना, ये ध्यान दीजिएगा. तो अब आप देखिएगा स्ट्रेस फोर्स क्या आ गया? mg अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या आ गया? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. दिस पैटर्न वी कैन सी. तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड को हम इस पैटर्न से निकाल सकते हैं. तो व्हाट आई गेट हियर, इफ यू सी हियर, इट इज mg अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ इंटू लेंथ. ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. फर्दर मैं यहाँ से कह दूँ तो क्या कहूँगा? दिस डेल्टा एल की वैल्यू mg इंटू एल ओवर y बाई ए. तो ये आपको यहाँ पे बिहेवियर मिला कि इलास्टिसिटी की वजह से चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ये मिल सकता है आपको. व्हाट इट इज दिस. तो आप देखो यहाँ पे दिस डेल्टा एल दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट फोर्स mg. यही फोर्स है, इसके प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड, ये आ गया. इनवर्सली टू द यंग्स मॉडुलस एंड इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कि थिक रॉड होगा तो उसमें एक्सटेंशन क्या होगा? कम होगा. थिन रॉड में एक्सटेंशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो दिस पैरामीटर्स ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड. करेक्ट. तो ये ध्यान देना कि ये पैरामीटर भी हमको थोड़ा ध्यान में देना पड़ सकता है कि कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं. कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है चेंज इन लेंथ, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेम फोर्स मैंने 2 मीटर की रॉड पे लगाया, सेम फोर्स मैंने 4 मीटर की रॉड पे लगाया, तो 4 मीटर में ज़्यादा एक्सटेंशन होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला है रॉड तो एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी विल बी मोर. एरिया बढ़ गया तो एक्सटेंशन विल बी लेस फॉर द सेम. और इलास्टिसिटी कांस्टेंट y की वैल्यू,
वाई किसका ज़्यादा है, स्टील रॉड का, रबर ट्यूब है, कॉपर मटेरियल है, तो अकॉर्डिंगली इट वेरीज। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ऐसे कि मेरा एक एग्जांपल ले लिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, रॉड का जो मास है मान लो 20 kg है, and say the length of the rod is 2 meters, if I say Young's modulus, I say it is 10 raised power 10, area of cross section if I say it is 10 to power minus 4 मीटर स्क्वायर, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो दिस आर द टर्म दैट आई हैव यूज्ड, करेक्ट। अगर मैं इन टर्म्स को यूज़ करता हूँ तो इससे चेंज इन लेंथ क्या आ सकता है, दैट वैल्यू वी कैन सी। तो इसकी वैल्यू हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट सी। तो डेल्टा एल अगर आप चेक करो तो ये क्या हो गया, एम जी मास हो गया 20, जी हो गया 10, and length of the rod is 2 meter over the Young's modulus y, it is 10 raised power 10, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या आ गया, 10 raised power minus 4। तो दिस वे वी कैन गेट द रिजल्ट ना। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट में लेंथ रॉड में क्या चेंज आएगा, क्या बिहेवियर आएगा, ऑल दिस थिंग्स कैन बी सी, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देना आपको कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट लेंथ और उसमें कैसे डिपेंड कर पा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मिल गई। फर्दर सम केसेस, ये तो आपका नॉर्मल था, ये बिहेवियर आपको ऐसे मिल गया। अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे द पैटर्न गोस लाइक दिस, कि मेरे पास ये सीलिंग है, सीलिंग से हमने एक रॉड लिया, यहाँ पे मैं हैंग किया एक रॉड, एक मास ऑफ 20 kg, इसके नीचे दूसरा रॉड हैंग कर रहा हूँ and this mass of 10 kg, ऐसे ले लेता हूँ जैसे, and they are attached like this। तो पैटर्न आपको अगर ऐसे मिलता है तब हम क्या कहेंगे, दैट ऑल्सो आई कैन सी। से यहाँ मान लो L1 लेंथ ये मान लेता हूँ 2 मीटर है, एंड दिस Y1 वैल्यू इज 10 raised power 11, आई से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले सकते हो, सी इट इज 10 to power minus 4 लाइक दिस ना, ऐसे दे दिया। दूसरा रॉड में ये लेता हूँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले लो कि हाफ इंटू 10 to power minus 4, इसका Y2 आप ले लो, इट इज़ 10 raised power 10 इंटू 5 आ गया। इसका यंग्स मॉडुलस Y मैं कह देता हूँ इट इज़ 5 इंटू 10 raised power 10, आई टेक लाइक दिस। लेंथ ऑफ द रॉड आई टेक इट एज 3 meters, ऑल द टर्म दे आर मेंशन्ड, करेक्ट। अगर ये चीज़ें सारी यहाँ पे मेंशन्ड है तो आप यहाँ पे फोर्स कैसे देखोगे, तब आप देखो यहाँ पे जब टेंशन लोगे, इस वाले केस में जो टेंशन या फोर्स लोगे केवल ये वेट आएगा, वो क्या वेट आ जाएगा 10G। बट फॉर दिस, इसके लिए अगर देखोगे तो 10 + 2 20, 10 + 20 G, ये दोनों का फैक्टर यहाँ पे आएगा। तो ऊपर टेंशन ज़्यादा आएगी, नीचे टेंशन क्या आएगा, कम आएगा। अकॉर्डिंगली उसको रख करके हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो सपोज आई से इन दिस रॉड फॉर लेंथ L1 जो मैं कह दिया, तो इसमें डेल्टा L1 मुझे देखना है। तो डेल्टा L1 की वैल्यू अगर चेक करोगे आप तो वहाँ पे दोनों का वेट आ जाएगा फोर्स में। तो आप देखो 10 + 20 ये हो गया 30, G का मतलब हो गया 10 ना, 30G फोर्स हो गया, इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पे कितना है 2 मीटर्स, तो 2 मीटर आ गया, और Y, इसका Y कितना है 10 raised power 11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो क्या है 10 to power minus 4। तो दिस वे वी गेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, डेल्टा L1 मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब ऐसे ही इफ़ आई गो फॉर द डेल्टा L2, तो डेल्टा L2 देखिए, इसमें मैं केवल इसका वेट लिखूंगा, तो ये हो गया 10G, 10 और G की वैल्यू 10 आप ऐसे डाल दो, समझ गए 10G। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड कितना आपका 3 मीटर से 3, Y देखो क्या है 5 इंटू 10 raised power 10, 5, और देखिए फर्दर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ इंटू 10 to power minus 4। ऑल दिस वैल्यूज वी कैन पुट एंड वी कैन गेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। तो रॉड का लेंथ में चेंज हर एक फैक्टर से कैसे हम लोग पा सकते हैं, ये एक बिहेवियर आपको मिलेगा, करेक्ट। तो ये ध्यान देना कि हमको एक रॉड है, दो रॉड है, दोनों का बिहेवियर ऐसे लिख सकता है। ऐसे ही मैं इलास्टिसिटी में एक और केस लूँगा कि सपोज ऐसे दिस रॉड, ये रॉड ऐसी है मेरे पास, और इसका चेंज इन लेंथ आई हैव टू सी ड्यू टू इट्स ओन हैंगिंग वेट। इसका टोटल मास m है, लेंथ आप L ले लो, द क्वेश्चन एग्जाम्पल आई एम सेइंग हियर ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई कैन टेक इट एज A,
एंड यंग्स मॉडुलस इज y, से लाइक दिस। ये रॉड है, तो ऐसे रॉड में चेंज इन लेंथ क्या आ सकता है वो भी हम लोग देख सकते हैं ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो इसका अपना वेट mg देखो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो अपने वेट की वजह से क्या चेंज है, तो थ्रू आउट द टेंशन ऑफ द रॉड इज चेंजिंग। तब आप देखोगे ऊपर जैसे से जाओगे, इफ़ यू आर गोइंग अप सम डिस्टेंस y, तो टेंशन इज वेरिंग एज ए फंक्शन ऑफ y। ऊपर चलते जाओगे तो टेंशन इसमें क्या करेगा, वेरी करता जाएगा। तो y के हिसाब से टेंशन वेरी करेगा। तो व्हाट डू आई सी, इसको मैं यहाँ तक कोई मान लो एक लेंथ देखता हूँ, से फ्रॉम हियर दिस लेंथ इज y। y लेंथ में जितने मास आएंगे उसकी वजह से क्या फोर्स आएगा, दैट थिंग आई कैन डू। तो वो यहाँ पे कुछ टेंशन क्रिएट करेगा, और ये dy लेंथ में y लेंथ वाला रॉड कुछ फोर्स चेंज इन लेंथ ला सकता है। तो आई विल हैव टू टेक दिस एलिमेंट। तो देखो इस dy लेंथ में जो फोर्स आएगा वो चेंज इन लेंथ dl लिख लो। फोर्स हो गया इस वाले मास की वजह से my मास इंटू जी, और लेंथ में लूँगा dy ओवर यंग्स मॉडुलस y इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इस dy में dl लेंथ का चेंज देखा जाएगा। इस dy मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की रॉड थी, यहाँ से मैंने 80 सेंटीमीटर लिया, इसमें मान लो हमने कोई 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर dy है, तो इसका dl कितना है, मान लो 1/10 मिलीमीटर है, लाइक दैट। तो दैट वैल्यू आई कैन सी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो अब आप इफ़ आई इंटीग्रेट दिस वैल्यू तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी। और मैं करता हूँ तो ये चेन इन लेंथ को डेल्टा एल लिख लो। ये देखो क्या my हो गया m मास अपॉन लेंथ इंटू वाई इंटू जी, ये आ जाएगा, इंटू क्या हो गया dy अपॉन यंग्स मॉडुलस क्या है y कैपिटल इंटू ए। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो व्हाट एल्स आई गॉट, देखिए m/l इंटू जी अपॉन y इंटू ए, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy। तो y dy को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, y²/2। दिस वैल्यू वी कैन गेट दिस चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, व्हाट आई गॉट, जस्ट सी m g ओवर l y a। y dy क्या हो गया, y²/2। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 0 to l, लेंथ ऑफ रॉड में ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इफ आई पुट इट दिस, तब आप क्या पाओगे इसको, m g l/2 a इंटू वाई, ये आ गया आपका, ये टर्म आएगा चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अगर आप देखो तो यहाँ पे इफेक्टिव रॉड का जो लेंथ आया वो कितना आया, इफेक्टिव रॉड लेंथ हैपन टू बी l/2। देखो अगर मैं कह दूँ इसको तो आप कह सकते हो m g अपॉन a इंटू वाई इंटू क्या आ गया l/2। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे l/2 आ गया। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि उसका इफेक्टिव लेंथ उसका सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन आ जाएगी। ये रॉड था तो इसका इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका लेंथ इफेक्टिव जो आप लोगे वो लिया जाएगा फॉर दी मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कांस्टेंट हो कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे था तो यूनिफॉर्मली इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, आई कुड टेक दिस l/2, लेकिन हमेशा l/2 आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द इलास्टिसिटी, गॉट इट। ये भी एक तरीका है, किसी रॉड में एक्सटेंशन जो आ रहा है हैंगिंग वेट की वजह से क्या कैसे आ गया, करेक्ट। नाउ वंस वी हैव दिस, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं एक और केस ले सकता हूँ कि से रॉड में एक्सटेंशन ड्यू टू रोटेशन, डेल्टा एल इन रॉड ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से लेंथ ऑफ द रॉड में क्या चेंज आएगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रॉड है, इसको मैंने एक एंड से क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया विद सर्टेन ओमेगा। लेंथ ऑफ द रॉड इज l, मास ऑफ द रॉड इज m, ये रोटेट कर रहा है। सी यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड, आई टेक y, एरिया क्रॉस सेक्शन a, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, y है। ऑल दिस फैक्टर्स आर ये। तो आप देखो जैसे कोई रबर ट्यूब हो, रबर ट्यूब को ऐसे रोटेट करो आप, तो इफ़ यू रोटेट द रबर ट्यूब तो उसका एक्सटेंशन आएगा, कुछ चेंज इन लेंथ आएगा। तो वो चेंज इन लेंथ कितना आता है, दैट थिंग वी कैन सी। इसमें आप देखोगे तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड टेंशन वेरी करेगा, टेंशन इज नॉट कांस्टेंट।
तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मान लो इस एंड को, इस पॉइंट को मैं ऐसे ले लिया, तो यहाँ से कुछ y दूरी पर मैं कोई एलिमेंट लिया कुछ dx, उस dx में y है तो dy लिखो, आप इसको dy लिखो, इस dy में कुछ चेंज इन लेंथ dl आ सकता है, या यहाँ पे फोर्स ऐसे फंक्शन ऑफ y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ से यहाँ तक का क्या फोर्स आएगा ड्यू टू रोटेशन वो मैं देख सकता हूँ। तो df फोर्स जो आता है वो क्या लिखा जाएगा, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू y दूरी पे कोई एलिमेंट है तो उसका हम लोग रिजल्ट ऐसे बना सकते हैं, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान देना कि कोई रॉड है उसमें मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूँ, तो dm इंटू वाई से इसका रिजल्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, हाउ डज इट हैपन, अगर रोटेशन का सेंस लिया गया तो, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ से मैं कोई रॉड था और उसकी दूरी, जैसे मैं यहाँ पे जो चेक करूँगा तो dm इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको हम लोग इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हैं। और टेंशन इन द रॉड, यहाँ पे इस एलिमेंट में यहाँ पे जो आ गया ये df जो फोर्स आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ जो टेंशन है वही टेंशन इसका फोर्स फंक्शन ऑफ y एज सच क्रिएट किया जाएगा। टेंशन फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ y हम लोग देख सकते हैं, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई लिया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखो तो dm क्या हो गया, दिस dm विल बी m बाई एल इंटू क्या आ जाएगा dy, ये dm मास हो गया। इस dm मास को बाकी मासेस ये वाले जो थे, इफ यू सी तो दे आर पुलिंग इट, इस वाले को बाकी मासेस क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं। तो m बाई एल इंटू डी वाई, ये वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, m बाई एल, और ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ये डाल दोगे। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, तब आप देखो अगर मैं लिमिट, जैसे मान लो ये जनरली हमारा जो y लिमिट लो आप, क्योंकि इस एंड से जनरली एक्सेस लिया जाएगा, तो यहाँ से लो y का फैक्टर, इसकी बजाय मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जस्ट सी, तो यहाँ से y ले लो, ये dy आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मेरा जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस एंड से लीजिएगा, तो ये होगा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का इंटीग्रेट करें, तो व्हाट नेक्स्ट आई विल गेट दिस वैल्यू, जस्ट सी, f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, dm हो गया m बाई एल इंटू डी वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ऐसे आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डाल लो, ये y ले लो और ये लेंथ ऑफ द रॉड l ले लो, y से l तक ले जाओ, तो देखो क्या आ गया, दिस फोर्स इटसेल्फ विल बी m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई, ये आ जाएगा, और इसको y से l तक कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई देखो, m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 2, और इसको क्या करो y से लेकर के l तक आप कर सकते हो, द फंक्शन ऑफ y रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ y ये रिजल्ट ऐसे आ सकता है। नाउ यू सी दिस फंक्शन ऑफ y जो रिजल्ट आ गया m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आ गया आपका l स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया फोर्स और टेंशन इन द रॉड ऐसे फंक्शन ऑफ y, ये आ जाएगा। मैंने y अब यहाँ शुरू कर दिया, इधर से नहीं, लिमिट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा आसान था तो मैं पुट इट लाइक दिस। अब अगर ये आ जा रहा है तो मुझे चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड देखना है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल मैं क्या करूँगा, फंक्शन ऑफ y, एफ वाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेट एफ वाई, और लेंथ क्या लूँगा, कोई डी वाई ओवर ए इंटू यंग्स मॉडुलस, इसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और ये पूरे लेंथ ऑफ द रॉड 0 to l ले जाएंगे तो रिजल्ट आएगा। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट में दिस रिजल्ट कैन बी डन, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं कैसे यूज़ करूँ, जस्ट सी, तो डेल्टा एल, ये देखो कि एफ वाई क्या आ गया, m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स क्या हो गया, इट इज़ एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर ए इंटू वाई, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दिस थिंग वी हैव। इफ़ आई अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, तो चेंज इन लेंथ देखो मुझे यहाँ पे क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू ए इंटू वाई, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा l स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर और डी वाई का y हो गया, और ये वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर डी वाई का वाई क्यूब बाई 3 हो गया, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास।
है ना। और इसको इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। मैंने वैल्यू को इंटीग्रेट ही कर दिया, समझ गए। तो अब देखो क्या हो गया, दिस चेंज इन लेंथ डेल्टा L की वैल्यू हो गई m ओमेगा स्क्वायर बाई 2L A इंटू वाई। और रिजल्ट क्या आ गया देखो, L स्क्वायर वाई, तो ये हो गया आपका L क्यूब। ये आप देखिए वैल्यू क्या होगी, L क्यूब माइनस L क्यूब बाई 3। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। और अगला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, L से 0 में अगला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये टर्म आ गया आपका। तो देखो डेल्टा L कितना आ गया, डेल्टा L इज m ओमेगा स्क्वायर बाई ए इंटू वाई। और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 3। तो ये टर्म आ गया चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू इट्स रोटेशनल इफेक्ट, ये आपका पैटर्न मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो जिसमें अगर आप देखें तो व्हाट वी सी, अगर आप देखो तो ये चेंज इन लेंथ ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द रॉड ऐसे आ गया, ठीक है। एलिमेंट कैसे लिया गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में आपका टेंशन वेरी भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, एंड हाउ डू वी सी, तो दिस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वी गेट हियर, और उसमें ये चीज़ हम लोग अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज फॉर चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर, ये कैसे आ जाता है, ओके। नाउ अगली बात मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि जो स्ट्रेस होता है, हाउ दिस स्ट्रेस हैपेंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो पैरेलल स्ट्रेस फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपॉन एरिया ना, दिस इज द स्ट्रेस नॉर्मल टू द सरफेस। स्ट्रेस कैन बी परपेंडिकुलर ऑल्सो। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन एरिया, ये रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई हैव अ रॉड लाइक दिस, ये कोई रॉड है, यहाँ पे आपने एक फोर्स F लगा दिया and you apply the force F on the right side, and the length of the rod is L, and area of cross section, I say the area of cross section of the rod is A, correct, ऐसे है। Now I take another area in this arrangement, वो थोड़ा सा ऐसे आ गया बेंड करके, ऐसे देखिए, तो this area is at a certain angle theta। अगर एंगल थीटा आप आ गया तो इस पॉइंट पर, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे आपके दो तरह की स्ट्रेस आ सकते हैं। तो वन स्ट्रेस कैन बी पैरेलल टू सरफेस, अदर स्ट्रेस कैन बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेस या फोर्स पैरेलल टू सरफेस भी लगेगा और एक स्ट्रेस फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस भी आ सकता है। तो दिस आर द टू थिंग्स दैट कैन हैपन, करेक्ट। तब आप देखिएगा टेंशन फोर्स तो पॉइंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर लगेगा, तो वो जो टेंशन F वाली बात थी इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे पॉइंट है तो ये भी इधर भी F जाएगा, एंड दिस विल बी हियर ऑल्सो इट इज़ F। ये तो आप जानते हो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट दोनों साइड पे, ये नहीं कि 2F हो जाएगा या 0 हो जाएगा, नो, इट्स ए पॉइंट फंक्शन। तो ये ऐसे आ गया। नाउ इफ़ यू सी, तो मैं इस फिगर को थोड़ा और से देखूँ तो ये ऐसा आ गया, ये एंगल थीटा है। तो आप देखिए दिस एरिया ए डैश, जो एरिया इसका ए डैश आएगा वो क्या होगा, तो दिस एरिया ए डैश इफ आई सी, तो ये एरिया जो आपका ए डैश आएगा और इधर वाला जो एरिया था वो ए था, ये एरिया ए था, दिस एरिया वाज ए, और ये एरिया क्या है, ए डैश है, दोनों सेम नहीं है। तो दिस एरिया वाज ए बट दिस एरिया इज ए डैश। ए डैश को अगर आप देखो तो व्हाट आई विल से, दिस इज कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो साइन थीटा की बात जो मैं कहूँगा यहाँ पे, दिस साइन थीटा इज ए अपॉन ए डैश, ये पैटर्न आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हेंस आई विल से द ए डैश एरिया, व्हाट आई विल गेट इट एज, ए डैश इज ए अपॉन साइन थीटा। ए डैश एरिया आपका ए अपॉन साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिएगा फोर्स, जो फोर्स था, तो दिस फोर्स ऑन दिस सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एलिमेंट ऐसा कुछ था, एंड फोर्स वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा, दैट विल बी, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, दिस वैल्यू विल बी एफ कॉस थीटा। हेंस
द शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस पैरेलल टू सरफेस जो आएगा वो क्या है, फोर्स पैरेलल टू सरफेस, और एरिया जो हो गया ए अपॉन साइन थीटा, दिस यू विल गेट। तो ये टर्म देखो, फोर्स पैरेलल टू सरफेस कितना, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई ए, ये आपका स्ट्रेस पैरेलल टू सरफेस यहाँ पर मिलेगा। तो दिस थिंग वी कैन सी कि स्ट्रेस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पैरेलल टू सरफेस कैसे आ गया। ऐसे परपेंडिकुलर जब देखो तो ये नॉर्मल फोर्स एफ एन आएगा, एफ एन क्या होगा, एफ साइन थीटा। स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर मैं देखना चाहता हूँ तो दैट विल बी फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन एरिया, फिर से करोगे ए अपॉन साइन थीटा, समझ गए। एरिया ए नहीं लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिया जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप देखिए द वैल्यू इज परपेंडिकुलर सरफेस इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ओवर ए बाई साइन थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, एफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए। ये दोनों स्ट्रेस मैंने बता दी यहाँ पे, वन स्ट्रेस इज पैरेलल टू सरफेस, वन स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब फंक्शन ऑफ थीटा आ गया तो आप वैल्यू निकाल भी सकते हो कि कब कौन सा मैक्सिमम या मिनिमम आ सकता है ना, दैट थिंग वी कैन सी। फॉर वैल्यू ऑफ थीटा ये चेंज भी करेगा। तो ये देखिए कैसे स्ट्रेस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और रिजल्ट इसमें कैसे आ सकते हैं। तो ऑल दिस पैटर्न्स दे कैन बी सीन, करेक्ट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ये भी एक तरीका है, हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर पाते हैं। नाउ वी सी, अब इसके बाद सम क्वेश्चंस आर गिवन जहाँ पे फोर्स जो आपका मेंशन होता है वो पार्शियली भी दिया रहेगा, कोई रॉड है, कोई अरेंजमेंट है, वहाँ पे पार्शियल अरेंजमेंट में फोर्सेस दिया जा सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू एफ वैरी इन 2-3 पार्ट्स, ये फोर्स वेरी कर जाए तब इसमें क्या आएगा, ऑल दैट रिजल्ट वी कैन सी। तो इससे मालूम कहता हूँ मैं, ये कोई रॉड है, जस्ट देखिए ये कोई रॉड में लेता हूँ, ठीक है। इस रॉड को यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया कोई 3F, समझ रहे, यहाँ फोर्स लगा दिया 3F, और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, दिस फोर्स इज 2F, करेक्ट। ये चीज़ आ गई, ये फोर्स कितना है, 2F है। और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, and this length is L/4 and this length will be 3L/4, ऐसे आ गया आपके पास, just see L/4 and 3L/4। यहाँ पे क्या हो रहा है, one more force is acting and that is F, करेक्ट। तो दो अरेंजमेंट आ गए, एक पार्ट 1 आप ये ले सकते हो, एक पार्ट 2 ये ले सकते हो। दोनों पार्ट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट कैसे दिखेंगे दैट वी कैन सी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या रिजल्ट बनेगा, हाउ दिस थिंग्स विल हैपन, करेक्ट। अब देखिएगा इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे जो चेन इन लेंथ को मैं डेल्टा L1 मानता हूँ, यहाँ पे जो चेन इन लेंथ आ रहा है उसको मैं डेल्टा L2 मान लूँगा। तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 चेंजेस दैट आई कैन सी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा अगर मैं डेल्टा L1 की बात करूँ तो आई विल टेक ओनली दिस सेक्शन, इस सेक्शन की बात मैं करूँगा, दिस वन। अब इस सेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ तो देखिएगा यहाँ फोर्स क्या आ गया है 3F, और यहाँ पे एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, यहाँ पे एक F लग रहा है, इतना तो फोर्स लग रहा है किस लेंथ पे, 3L/4 पे। तो दिस फोर्स इज एक्टिंग F। तब आप देखोगे यहाँ पे ना सम टेंशन विल डेवलप विद द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो मटेरियल ऑफ रॉड पे अगर देखोगे यहाँ पे 3F है, F है, तो नेट फोर्स कितना जा रहा है, इस पर बैलेंस करने के चाहिए। तो यहाँ पे जो फोर्स एक आएगा दैट विल बी 2F। तो जो टेंशन यहाँ पे आएगा, टेंशन विल कॉरस्पॉन्ड टू 2F, ये टेंशन आएगा। तो आप देखिए इफेक्टिव जो फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, जो टेंशन वाले पॉइंट यहाँ पे वो क्या, टी की वैल्यू क्या आ गई, 2F आ गई, करेक्ट। तो इसमें जो चेन इन लेंथ आएगा डेल्टा L1 वो हम देख सकते हैं। से इस रॉड का एरिया पोजीशन मैं दे दिया, एरिया पोजीशन मान लीजिए इसका कुछ क्या है, A है, यंग्स मॉडुलस इज Y,
तो आई विल से डेल्टा L1, यहाँ पे अगर देखोगे तो वो क्या हो गया F, और लेंथ इसका इतना, तो वो हो गया 3L/4, फोर्स इंटू लेंथ, ये F डैश अभी मैं लिखता हूँ, और ये वैल्यू क्या आ गई आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और लेंथ क्या A इंटू वाई। F डैश क्या लोगे आप, दिस टेंशन T 2F, तो ये 2F लिया जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ 2F इंटू 3L/4, और ये क्या होगा A इंटू वाई, ये आ जाएगा आपका डेल्टा L1, करेक्ट। इफ आई गो फॉर सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट भी देखिए, सेकेंड पार्ट ऑफ द रॉड इज दिस, और यहाँ पे मेरा फोर्स क्या आ गया 2F आ चुका है, और 2F आ चुका है, तो यहाँ पे देखो टेंशन जो इक्वल अपोजिट, तो यहाँ पे टेंशन इधर जाएगा, दिस T अगेन 2F इधर एक्ट कर जाएगा, किस लेंथ ऑफ द रॉड पे L/4 पे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और यंग्स मॉडुलस Y है, ऑल दिस पैरामीटर्स आर मेंशन्ड। सो यहाँ पे जो मैं डेल्टा L2 लिखूंगा, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, तो यही टेंशन इंटू लेंथ हो गया L/4 अपॉन A इंटू वाई, तो डेल्टा L2 जो आ जाएगा आपके पास, टेंशन हो गया 2F इंटू L/4 इंटू A इंटू वाई, दिस वैल्यू वी कैन सी। सो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड भी हमको मिल जाएगा, द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इसको जोड़ के हम लोग कर सकते हैं विद द गिवन पैरामीटर्स। तो ये भी एक तरीका है इलास्टिसिटी का, हमने कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया, और डिफरेंट फैक्टर्स आई हैव टेकन कि इसमें फोर्स कैसे वेरी कर पाएगा, और रिजल्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये ध्यान देना, इलास्टिसिटी का बिहेवियर और चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, हाउ डज इट हैपन। अब इसके बाद ये तो सॉलिड में वन डायमेंशनल बॉडीज में एक्सटेंशन में देखा, अगला मैं देखता हूँ बल्क मॉडुलस बी इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। हाउ डज इट हैपन, वेयर इट हैपन्स, वो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस इट इज जनरली टेकन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस में हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करेंगे। तो बल्क मॉडुलस भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है, इट इज इक्वल टू माइनस कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हम लिखते हैं dP ओवर dV/V, दिस थिंग वी राइट ना, बल्क मॉडुलस, दिस dP इज द एक्स्ट्रा प्रेशर गिवन, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर जो दिया गया उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट देखते हैं बल्क मॉडुलस का। माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि आप देखो, सपोज एनी स्फेरिकल बॉडी, कोई गैस सिस्टम है कहीं पर, उसका वॉल्यूम V है, करेक्ट, और वहाँ पे हमने कोई dP एक्स्ट्रा प्रेशर दिया ऐसे, या प्रेशर एक्स्ट्रा मैं कुछ दे रहा हूँ, से इट इज P एक्स्ट्रा आई एम अप्लाइंग, तो P एक्स्ट्रा अप्लाई करने से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो दिस वॉल्यूम हैज़ टेंडेंसी टू डिक्रीज, कुछ वॉल्यूम इसका घट जाता है। तो एक्चुअल में चेंज जो होता है फिर इसमें फाइनल मास इनिशियल है, तो वो तो वॉल्यूम चेंज इज नेगेटिव, इसलिए हम ऑलरेडी नेगेटिव टर्म डाल देते हैं ताकि ये पता चले कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम इसका घट रहा है, टू अकाउंट एंड मेक इट पॉजिटिव वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइन पहले ही डाल देते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज माइनस दिस, और ये हम लोग लिक्विड या गैस में लेते हैं, और बी की वैल्यू इन जनरल हम लोग इन्फिनिटी मान सकते हैं फॉर सॉलिड्स, कि वी अज्यूम दैट किसमें कोई ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी मानते हैं, एज्यूम करते हैं, इट इज़ एज्यूम्ड, और लिक्विड और गैस का लेकिन बल्क मॉडुलस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज अप्लाइड, कंप्रेसिव नेचर, कि उसमें कंप्रेशन टेंडेंसी है कि नहीं है, ऑल दैट वी कैन सी। तो अब ये प्रेशर की जो बात आ गई, तो इसका फॉर्मूला कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा, बल्क मॉडुलस का, तो माइनस P एक्स्ट्रा ओवर dV/V, ये हम लोग ध्यान दे सकते हैं, इससे हमारा रिजल्ट बनेगा P एक्स्ट्रा, ठीक है। कंप्रेसिव नेचर यहाँ पे आ सकता है। अब आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से मैं जैसे यू सी द वाटर इन ओशंस, डेप्थ ऑफ वाटर इज इन ओशन इज 10 किलोमीटर, तो ऊपर के 500 मीटर्स, नेक्स्ट 500 मीटर्स, नेक्स्ट 500 मीटर्स, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। You see the aquatic plants and animals, their survival and the
फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशंस। जो फिश 8 किलोमीटर नीचे होगी उसको ऊपर के फर्स्ट 2 किलोमीटर में ला दो, दैट कैन नॉट सर्वाइव। उनका जो ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग इट वेरीज। तो मैं यहाँ पे इसी को जो देख रहा हूँ कि डेंसिटी का भी रिलेशन आ सकता है, बिकॉज आई नो दैट मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। If I use the fractional part dm by m, I will write it as dv by v plus d rho by rho. This I can write. Fractional change in mass I can take 0 because on the application of force mass doesn't change. So 0 is equal to, I will write it as dv by v plus d rho by rho. फर्दर मैं कह सकता हूँ माइनस dv by v जो है ये क्या लिखा जा सकता है, d rho by rho. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड ना, कि dv by v भी दिखा जा सकता है। तो हेंस आई कैन विल से दैट दिस बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर एक्स्ट्रा, आप लिख सकते हो प्रेशर एक्स्ट्रा ओवर डी रो बाई रो, ये टर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बल्क मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी में दिस थिंग ऑल्सो वी कैन यूज़, इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर डी रो बाई रो, ये वाली चीज़ भी अप्लाई की जा सकती है, करेक्ट। तो दिस थिंग पैटर्न फॉर लिक्विड एंड गैस, कंप्रेसिव नेचर ऑफ गैस तो आप देखे थे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ऑल दैट थिंग्स हैपन। तो या तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ डेंसिटी वाला, या ये वॉल्यूम चेंज, दोनों फैक्टर से हम लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट आई विल सी हाउ वी कैन डू दिस। तो इलास्टिसिटी, तो बल्क मॉडुलस में मैं कहता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा विद द इलास्टिसिटी यू सी, इफ आई से कि if density d rho by rho increases by 1% at a depth of 100 meters in water, तो व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। तो इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा वाटर का, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो वंस वाटर इज देयर एंड वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ डेप्थ एंड ऑल इट्स डेंसिटी चेंजेस। तो मैं यहाँ पे क्या कह पाऊँगा जैसे कि y जब मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है एंड द प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ y, पी वाई की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू जी इंटू वाई, दिस इज द गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ y, ये रिजल्ट आपको मिलता है। तो अब आप देख सकते हो कि दिस बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर इज रो इंटू जी इंटू वाई एक्स्ट्रा प्रेशर, और डी रो बाई रो कितना है 1% है, तो फ्रैक्शन वाइज इट विल बी 1/100, दैट विल बी द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू करो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3, जी इज 10 एंड वाई इज 100 ओवर 1/100। इफ यू पुट ऑल द रीजन, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया आपका, देखिए 3 + 1 4 + 2 + 2, तो 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इलास्टिसिटी हैज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ये कांस्टेंट वाले की इट हैज ए यूनिट, बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस नहीं होता है। तो बल्क मॉडुलस में आप ध्यान देना, बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो प्रेशर वाली ही होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट हैज द यूनिट दिस थिंग, ये टर्म हमने यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म होता है C फॉर कंप्रेसिबिलिटी, इट इज़ 1/बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिव नेचर कितना है, मैंने अभी बताया कि इलास्टिसिटी अपोजेस द डिफॉर्मेशन, तो बल्क मॉडुलस जितनी ज़्यादा होगा उतना ही कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो C फॉर कंप्रेसिबिलिटी भी हम लोग देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी सीन। तो कंप्रेसिबिलिटी कहीं पे निकालना हो तो इस रिजल्ट का आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एंड वी कैन गेट द थिंग्स करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है, हाउ डू वी सी द रिजल्ट। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट और रिजल्ट्स ऐसे लिए जाएंगे। नाउ आफ्टर दिस वी कैन सी यंग्स मॉडल बल्क मॉडल हो गया ईटा, दिस ईटा इज कॉल्ड shear stress, is also called as modulus of rigidity ना। ये भी हम लोग देख सकते हैं किसी सिस्टम में कि बॉडी की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, वो भी दिखाई दिया जा सकता है।
तो दिस ईटा इज फॉर द सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होता है, ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज फॉर सॉलिड्स ओनली। ये जो ईटा होता है, ईटा इज 0 फॉर लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप। शियर स्ट्रेस उनका 0 होता है, पैरेलल फोर्स को वो सस्टेन नहीं कर पाते, उसी दिशा में मूव कर जाते हैं। हैंस लिक्विड एंड गैसेस दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, क्योंकि उनको पैरेलल फोर्स को होल्ड अप करने की उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। सॉलिड में होता है पैरेलल फोर्स को कैसे, जैसे मान लो कहते हैं ना कि यू पील आउट, आलू सब्जी है, खीरा ककड़ी, उसको आप उसका छिलका निकालते हैं तो वो उसका शियर स्ट्रेस है। कैसे इसका छिलका चाकू से आप निकाल रहे हो या एनी इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग अगेंस्ट दैट शियर स्ट्रेस, तो छिलके को निकालना, खीरा ककड़ी आलू का छिलका जो निकाल रहे हो तो उसमें शियर स्ट्रेस वाली बात जा रही है। फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू सरफेस, ये रिजिडिटी की बात करेगा, एंड वी राइट इट एज फोर्स पैरेलल टू सरफेस अपॉन एरिया अपॉन थीटा लिखा जाता है। तो दिस पैटर्न इज डिफाइंड फॉर शियर स्ट्रेस, करेक्ट, ये आता है। अब मैं इसको अगर थीटा को फर्दर देखूं तो दिस थीटा इज ऑल्सो समटाइम रिटर्न एज x/l, तो ये पैटर्न आता है। वो कैसे होगा कि जस्ट सपोज ऐसे ये मेरे पास कोई मान लो हार्ड पेपर का कार्टन बॉक्स है, कार्टन बॉक्स ऑफ हार्ड पेपर, एंड इट हैज द लेंथ l, एंड इफ़ आई अप्लाई ए फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, फोर्स पैरेलल टू सरफेस में लगा देता हूँ और ये यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ, दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा पैरेलल टू सरफेस तो इसकी टेंडेंसी आएगी स्ट्रेच होने की, थोड़ा टिल्ट होने का। इसको आप फिक्स कर दो, इस एंड को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो P जो होगा P डैश पे जा सकता है और Q जो है Q डैश पे जा सकता है। तो देयर कैन बी दिस चेंजेस, हल्का सा ये टिल्टिंग यहाँ पे कर सकता है थीटा एंगल का, दिस एंगल थीटा विल बी देयर। तो P से P डैश जो चेंज आया दैट इज x, और ये क्या हो गया L आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो थीटा है फॉर थीटा स्मॉल इन रेडियस, तो tan थीटा ही क्या हो गया, थीटा हो गया, एंड दैट इज योर x/l फॉर थीटा स्मॉल। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ये स्मॉल एनफ होती है, समझ गए। तो tan थीटा को हम x/l ऐसा लिख पाते हैं। तो द फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो लगा ईटा के साथ, तो ईटा दैट इज फोर्स पैरेलल टू सरफेस अपॉन एरिया एंड थीटा इज x/l, ये वाला पैटर्न हो जाएगा ना। तो ये चीज़ लगती है कि कोई मान लो कि एक हार्ड पेपर का बॉक्स था, जैसे टीवी फ्रिज कूलर घर में आता है तो हार्ड पेपर में इट इज़ कवर्ड ना, तो हार्ड पेपर का एक बॉक्स ले लो, हॉलो बॉक्स, यू टेक ए स्टील बॉक्स, दोनों पे पैरेलल टू द सरफेस आप फोर्स लगाओ, तो दोनों पे जो पैरेलल टू सरफेस लगाओगे फोर्स तो उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लो ये डब्बा है मेरे पास, जिसको मैं ना इफ़ आई अप्लाई द फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऐसे, तो थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये टिल्ट करेगा, हल्का सा ये टिल्ट यहाँ पे करेगा। फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ, पैरेलल टू सरफेस, हल्की सी टिल्टिंग जरूर होगी। स्टील बॉक्स में ये टिल्टिंग फोर्स पैरेलल के कम होगी, और ये इसका हाइट हो गया, और थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना शिफ्ट होता है वो रिजल्ट आता है। तो दैट थिंग वी कैन डू ना। तो ये ध्यान देना, फोर्स पैरेलल टू सरफेस से रिजल्ट आ सकता है, और मेरा फोर्स क्या लगेगा वो आप निकाल सकते हो। फोर्स पैरेलल टू सरफेस का यहाँ पे देखो क्या होगा, ईटा इंटू x/l, कितना डिफॉर्मेशन था ना, इंटू एरिया, एरिया भी इधर आ जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है कि कहीं भी लास्ट रिजिडिटी दे दिया गया, उसके बाद फोर्स लगाया गया, तो ये पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज ऐसे कि मेरे पास ये कोई से दिस इज अ बॉक्स, ये कोई ऐसे मान लो क्यूब बॉक्स है साइड लेंथ का, इसका लेंथ मैं लेता हूँ कि हाइट इज 2 मीटर्स ना, और यहाँ पे मुझे फोर्स लगा देना है एफ ऐसा लगा देना है कि सी दिस लेंथ इज दिस, और इसका जो शिफ्ट एक्स आ रहा है, दिस एक्स इज सपोज ऐसे 2 सेंटीमीटर, कितना एक्स है 2 सेंटीमीटर, तो मेरा फोर्स क्या लगेगा वो वैल्यू बता सकता हूँ। तो दिस फोर्स विल बी इफ आई कैलकुलेट, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे रिजल्ट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ इट विल बी, दिस फोर्स पैरेलल ईटा जो कांस्टेंट रहा होगा, एक्स 2 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हो 0.02 मीटर हो गया। एरिया क्या हो गया, क्यूब है, यू कैन टेक इट एज ए क्यूब, तो क्यूब का साइड लेंथ हो गया 2 का स्क्वायर ना, बाई लेंथ इट इज़ 2 ना। तो
फोर्स पैरेलल टू सरफेस ईटा इंटू एक्स बाई एल इंटू एरिया, ये पैटर्न आपको मिल जाएगा फोर्स पैरेलल टू सरफेस। इतना लगाना पड़ेगा ईटा इंटू 0.02 इंटू 4/2, तो 2 2 जा 4 ना। तो क्या हो गया एफ पैरेलल टू सरफेस जो आ गया, दिस वैल्यू इज, अब आप देखिए 0.04 इंटू ईटा, ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो दिस थिंग वी कैन सी ना। तो फोर्सेस और रिजिडिटी नेचर में डिफॉर्मेशन टेंडेंसी कितनी है वो हमने यहाँ पे देखा। और ये रिजिडिटी नेचर किस में देखते हैं हम लोग, सॉलिड्स में देखते हैं। लिक्विड एंड गैस का shear stress is 0. These two things we shall keep in mind. अब इस रिजिडिटी में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि टू कट एनी सॉलिड बॉडी, जो मेरा फोर्स पैरेलल टू सरफेस होता है दैट शैल बी ग्रेटर देन रिजिडिटी इनटू एरिया, सरफेस एरिया पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट होगा कि कोई बॉडी को कट करना है तो, और किसी बॉडी को कट करना है तो उसकी हार्डनेस या शियर स्ट्रेस, कटर की शियर हार्डनेस या शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगी जिसको काटना है, तो काटने वाले का शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। हम लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटते हैं, वी आर यूजिंग द एक्स, एक्स इज मेड ऑफ आयरन, आयरन एक्स हैज़ मोर रिजिडिटी दैन द वुडन थिंग। द सेम वे यू आर यूजिंग द बॉडी केक यू आर कटिंग इट, so that a knife will have the rigidity greater than the shear rigidity of cake material. तो वो चीज़ें आपको ये थोड़ा सा ध्यान देनी है टू कट द थिंग्स। अब आप देखो जैसे सपोज ऐसे इट इज़ रेनिंग, यू टेक योर नाइफ और एनी सॉर्ड, आप खूब ऐसे तलवारबाजी करो रेनी सीजन में, यू डोंट फील एनी अपोजिशन इन कटिंग द रेन ड्रॉप्स बिकॉज उनका shear stress क्या है, 0 है। बट इफ़ यू अप्लाई द सेम सॉर्ड और नाइफ ऑन एनी हार्ड wooden rod or table like that, you get some opposition। तो वो वाली बात यहाँ पे आती है। तो इसमें मैं एग्जांपल लूँगा, फ्रॉम देयर यू कैन रिलेट हाउ डज इट हैपन कि सपोज ऐसे दिस इज अ सिलेंडर, ये सिलेंडर आपका, सिलेंडर हैज़ ए हाइट h एंड सिलेंडर हैज़ ए रेडियस r, ठीक है ना। इसको मैं मान लो बर्थडे केक ही है, आप उसको कट करें सिलेंडर का शेप में, हाउ योर नाइफ शैल गो ना, तो नाइफ आपका कैसे मूव करेगा उसका मैं पैटर्न दिखा सकता हूँ कि ये मान लो वर्टिकल आपने कट किया नाइफ से, तो ये ऐसे जाएगा जैसे, तो आपका नाइफ इस तरह से कुछ कट करेगा, नाइफ वर्टिकली अगर जा रहा है तो योर नाइफ फोर्स जो नीचे वर्टिकली लगेगा तो वो क्या करेगा, पैरेलल टू सरफेस जाएगा, तो वो दैट शुड बी, मान लो ये मटेरियल का ईटा ऐसे है तो दिस विल बी ईटा इंटू 2RH कट सरफेस एरिया से रिजल्ट आ जाएगा। इसका रेडियस मेरे पास क्या है, दिस रेडियस इज r, ईटा इंटू 2RH से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स लगेगा अगर मेरा कट ऐसे जा रहा है, ठीक है। सम टाइम मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं मेरा कट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्क शेप में हो जाए, तो ये मान लो F1 फोर्स ऐसे जाएगा। दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे आपने कट किया होता, ऐसे कोई कट करना चाहते हो ऐसे वाला, इस पे जो फोर्स पैरेलल टू सरफेस जाएगा, अब ये सरफेस एरिया लगेगा, दिस सरफेस एरिया इज ईटा इंटू पाई r स्क्वायर। हाउ यू आर कटिंग इट ना, तो कैसे आप कट कर रहे हो उसी हिसाब से इसकी रिजिडिटी की बात आती है, मटेरियल्स में देखा जा सकता है, करेक्ट। हैड इट बीन स्फीयर, मान लो कि स्फीयर होता, कोई स्फीयर को मुझे कट करना है, इफ आई कट दिस स्फीयर के शेप में इसको कट करना है, तब मेरा फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स पैरेलल टू सरफेस वर्टिकली डाउन जाएगा, ये स्फीयर वाली बात मैं कर रहा हूँ, इट इज ए स्फीयर। इन द केस ऑफ स्फीयर द फोर्स विल बी, जो इस पे जाए तो प्रोजेक्टेड सरफेस इज डिस्क, तो ये क्या जाएगा ईटा इंटू पाई r स्क्वायर, तो फोर्स पैरेलल टू सरफेस ये चला जाएगा। तो किसी रिजिड मटेरियल को कट करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि मटेरियल बॉडी में projection, force and all the results, how do they happen। अब इसी के बाद आपने देखा होगा कि इन द अर्थ सॉइल मटेरियल्स वी से टनल्स होती हैं फॉर द मेट्रो ट्रैक्स, तो द मशीन यूज टू कट द अंडरग्राउंड
ऑफ द अर्थ टू क्रिएट टनल, तो दैट अंडरग्राउंड मटेरियल टू क्रिएट द टनल का भी जो फोर्स होगा जो अप्लाई होगा उसका जो shear stress ऑफ द कटर होगा, shear stress ऑफ द कटर विल बी ग्रेटर दैन द shear stress ऑफ मटेरियल ऑफ द अर्थ। रॉक का जो shear stress होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी उसको कट कर सकता है ना। तो कटर का जो होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि shear stress, ये ध्यान रखिएगा, shear stress ईटा ऑफ कटर इज ग्रेटर दैन द shear stress ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी कट, टू बी जिसको काटना है उससे उसका shear stress क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे shear stress के बारे में, दिस रिजल्ट विल हैपन। तो इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में मैं एक केस देता हूँ, जैसे मान लो सपोज आई से देयर इज सम मेटल शीट, ये हमारा कोई मेटल शीट है पतली सी और इट हैज़ सम थिकनेस, ऐसा कोई थिकनेस है इसके पास मेटल शीट के वजह से ना, इट हैज़ द थिकनेस टी। आप देखा होगा देयर आर पंचिंग मशीन्स, जो एग्जामिनेशन कॉपीज होती है ना उसमें होल बने होते हैं, मतलब 100 कॉपी थी एग्जामिनेशन वाले, इसको पंच कर दिया गया, से द थिकनेस ऑफ 5-10 सेंटीमीटर, तो पंचिंग मशीन से पूरा होल क्रिएट करती है 100 कॉपी में, 50 कॉपी में। तो पंचिंग मशीन जो होल क्रिएट हुआ तो कलेक्शन ऑफ डिस्क होके बाहर निकलता है। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल है और इसमें आई क्रिएट अ होल ऑफ रेडियस आर और मान लो उसका थिकनेस ऐसे आ गया ना, इसकी रिजिडिटी क्या है, ईटा है, दिस इज अ मेटल शीट, ये क्या है मेरे पास मेटल शीट है। इस मेटल शीट में इसका फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो लगेगा वो क्या लगेगा, इसको कट कर दिया जाए तो आप देखिएगा पंचिंग मशीन जो जा रही है उसका जो मटेरियल लगा वो ईटा इंटू कट सरफेस एरिया, तो कट सरफेस एरिया क्या होगा 2πr इंटू टी, टी द थिकनेस, तो ये फोर्स लगेगा ना, πr² नहीं, कट सरफेस एरिया। या ऐसे ही मैं मान लो टनल ड्रिल कर रहा हूँ इन द टू मेक दिस यू नो पेट्रोलियम वेल्स आर क्रिएटेड, द पेट्रोलियम वेल्स जब आप क्रिएट करोगे तो वेल का कर्ड सरफेस एरिया पे मेरा मशीन मूव करेगा 2πrh नॉट πr²। तो वो एक आइडिया आपको रखना है दिस मटेरियल्स में। अब अगली बात ये भी आती है, यू मेक हाई राइज बिल्डिंग्स, वंस वी मेक एनी हाई राइज बिल्डिंग्स तो उनकी एक हाइट h होती है ना, हाई राइज बिल्डिंग का जो h होगा और कंक्रीट जो यूज़ किया गया उसकी डेंसिटी होगी कुछ, तो यहाँ पे shear स्ट्रेस का क्या मतलब होगा, ग्राउंड पे जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, हाउ डू दे हैपन, हाई राइज बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स में जो कंक्रीट मटेरियल होगा, जो पिलर बनाया जा रहा है तो उस पिलर का अपना क्या होगा, एच रो जी आएगा, कंक्रीट मटेरियल का एच रो जी ना, ये एच रो जी जो होगा, एच रो जी दैट शैल बी लेसर दैन द shear स्ट्रेस ऑफ अर्थ सॉइल, ठीक है। दिस रो इज कंक्रीट का रो, कंक्रीट या जो आयरन यूज़ किया उसका रो, एच ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो मुझे इसको एच रो जी जो आ रहा था इसको कम करना है, अगर तो हम क्या कर देते हैं, एच रो जी था तो इसका फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, तो उससे भी नेट प्रेशर को क्या होता है किया जा सकता है कुछ कम, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसे फाउंडेशन दे सकता हूँ, ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो वो एरिया बढ़ा करके भी हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं कि इसको कम कर लिया जाएगा, एच रो जी पूरे एम जी का अपॉन एरिया से ये रिजल्ट किया जा सकता है। तो दिस थिंग हैपेंस ना, और इसी बेस पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि माउंटेन्स की जो हाइट है, से वी नो दैट दिस माउंट एवरेस्ट इट इज़ ऑफ ए हाइट ऑफ 8.8 किलोमीटर्स, 8.85 लाइक दैट किलोमीटर्स, और मैक्सिमम हाइट क्या आ जाती है, तो सॉइल की जो स्टडी है, रॉक मटेरियल का जो स्टडी है, इट टेस्ट दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन अबाउट द अर्थ सरफेस दैट कैन नॉट बी मोर देन 10 किलोमीटर्स। उस माउंटेन का एच रो जी मीन अर्थ का वहाँ पे जो पाएगा कितना स्ट्रेस ले सकता है उससे रिलेट किया गया ना, दैट थिंग्स आर देयर। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट और बिहेवियर को हम कैसे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान देना, shear स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड दिस वी हैव टोल्ड। अब इसके बाद
इसमें एक और चीज आती है क्या, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे एक टर्म आता है क्या, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो होता है टिल द एक्सटेंशन अप टू विच द डिफॉर्मेशन अप टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। उसके बियॉन्ड जाओगे तो बॉडी परमानेंट डिफॉर्मेशन कर लेती है। जब तक वो पूरा पूरा रिगेन करने की टेंडेंसी रखती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स वाज द साइंटिस्ट, ही फाउंड दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो ही हैज़ ड्रॉन ए ग्राफ ऑफ दिस